नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी पिछली क्लास में कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझ रहे थे, कुछ वर्ड समझे थे। आज हम स्टार्ट करते हैं उनसे आगे का वर्ड है हमारा एक्सपेंसेस। वैसे ही इसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में आपको बता दिया था, फिर भी एक बार पुनः इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है खर्च। खर्च किसे कहेंगे? तो किसी सेवा के बदले चुकाया गया धन। हमने अपनी पिछली क्लास में ये क्लियर किया था कि सेवा क्या होती है। सेवा का मतलब होता है कि ऐसा कार्य जो किसी काम को आसान करता है या किसी काम को करने में हमें आसानी मिलती है, उसे हम सेवा कहते हैं। सेवा के बदले में चुकाया गया धन हमारे लिए खर्च कहलाता है। और खर्च अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे उस दिन हमने समझे थे खर्चों के प्रकार के अंदर पहला खर्चा देखा था हमने पूंजीगत खर्च। एक देखा था आपने आयगत खर्च, और एक देखा था स्थगित आयगत खर्च। स्थगित आयगत खर्च। हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के खर्चे हैं: पूंजीगत खर्च, आयगत खर्च और स्थगित आयगत खर्च। देखो, पूंजीगत खर्च का मतलब होता है किसी संपत्ति को बनाने या खरीदने में के लिए जो खर्च किया जाता है उसे पूंजीगत खर्च कहते हैं। देखिए, किसी संपत्ति को बनाना है, किसी संपत्ति को बनाने के लिए या फिर उसको खरीदने के लिए जो खर्च करते हैं, जैसे हम फर्नीचर बनवा रहे हैं और उस फर्नीचर पे जो खर्चा लग रहा है, जो मजदूरी दे रहे हैं, वो हमारे लिए एक प्रकार से पूंजीगत खर्च होगा। हमने बिल्डिंग बनवाया है, बिल्डिंग के अंदर जितना खर्चा किया है उसे हम पूंजीगत खर्च कहते हैं। नेक्स्ट आता है आयगत खर्च। आयगत खर्च का मतलब होता है लाभ के उद्देश्य से जो खर्च किया जाता है। लाभ का उद्देश्य मतलब होता है कि आपका बिजनेस ऑपरेट करने से रिलेटेड, हमको बिजनेस को संचालित करने से संबंधित जो खर्चा करेंगे हम, उसे कहेंगे हमारा आयगत खर्च। और स्थगित आयगत खर्च। देखो, स्थगित आयगत खर्च क्या होता है? जैसे पूंजीगत खर्चों में हम हमारी संपत्तियां बनवाने के लिए खर्चा करते हैं। ये खर्चा लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता है। ऐसा खर्च होगा जिसका फायदा हमें लंबे समय तक मिलता है, वो होता है पूंजीगत खर्च। आयगत खर्च कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हमको करना होता है, और ये खर्चा हम उस पर्पज से करते हैं जिसके बदले में हमें हमारा बेनिफिट प्राप्त हो, हमें बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड हो। स्थगित आयगत खर्च का मतलब होता है ऐसे आयगत खर्च जिनका लाभ 1 वर्ष से अधिक समय तक प्राप्त होता है। देखिए, ऐसे आयगत खर्च, वैसे आयगत खर्च ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट 1 साल तक ही मिलता है। जैसे आपने सैलरी दी है, तो सैलरी 1 महीने के लिए दे रहे हो तो व्यक्ति 1 महीने तक ही काम करेगा। तो ऐसे खर्चे होते हैं जिसको जो शॉर्ट टर्म पीरियड तक हमें बेनिफिट देके जाते हैं, उन्हें तो बोलते हैं हम आयगत खर्च। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे भी है जो जिनका नेचर तो है रेवेन्यू नेचर, मतलब हम खर्चा करते हैं लाभ के उद्देश्य से, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमें लॉन्ग टर्म तक प्राप्त होता है, लंबे समय तक प्राप्त होता है, 1 से अधिक वर्ष तक प्राप्त होता है। जैसे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। यदि आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा आता है। आप जब एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उसमें हमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, और जो हमें एक्सपेंसेस हो रहा है
उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा। एक्सपेंसेस जो आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता है। तो ये था खर्च। अगला पॉइंट आता है हमारे पास में आय। खर्च के बाद में नेक्स्ट आता है आपका आय। आय जिसको हम कहते हैं इनकम, जस्ट इसका अपोजिट है। इनकम किसे कहेंगे? किसी सेवा के बदले प्राप्त किया गया धन। धन आय कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे दिया। अब आपने उधार दिया मतलब उसकी हेल्प करी है और उस हेल्प के बदले में आप उससे ब्याज ले रहे हो, तो वो हमारे लिए एक प्रकार से इनकम कहलाती है। नेक्स्ट, आपने कोई काम किया जिसके अगेंस्ट आपको कमीशन प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारे लिए इनकम कहलाती है। तो हमने अभी दो वर्ड अलग अलग देखे हैं, एक्सपेंसेज और इनकम। एक्सपेंसेज मतलब किसी सर्विस के अगेंस्ट यदि आपने कोई पैसा दिया है तो उसे कहते हैं खर्चा, और किसी सेवा के बदले में पैसा प्राप्त किया है उसे कहते हैं आय। नेक्स्ट अगला बिंदु आता है हमारा, आय के बाद में आती है लाभ। लाभ, लाभ से पहले मैं आपको एक वर्ड, पहले अपन ये समझ लेते हैं लागत, ताकि हमको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लागत यानी कॉस्ट, जिससे आय लाभ समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कॉस्ट क्या होती है? तो किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में या खरीदने में के लिए जितना खर्च किया जाता है, जितना खर्च किया जाता है उसे लागत कहते हैं। आप किसी वस्तु को बना रहे हो या उस वस्तु को खरीद रहे हो, उसमें जितना टोटल खर्चा आता है उसे कहते हैं हम लागत। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे श्याम ने 10,000 रुपए का माल सूरत से खरीदा, जिस पर मजदूरी 1,000 रुपए, भाड़ा 2,000 रुपए व मजदूरी 1,000 भाड़ा 2,000 रुपए चुकाया। देखिए, आपके श्याम ने माल खरीदा है, 10,000 रुपए का माल खरीदा है, जिस पर आपने मजदूरी 1,000 रुपए पे की है। हमने मजदूरी चुकाई 1,000 रुपए, साथ में आपने भाड़ा चुकाया 2,000 रुपए। अब इसकी जो हमने माल खरीदा है उसकी कुल लागत, कुल टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो हमने 10,000 का माल खरीदा था, 1,000 रुपए मजदूरी दी है, 2,000 रुपए भाड़ा चुकाया है, मतलब टोटल वो माल हमारे घर में आया 13 रुपए में। मतलब हमने उस माल को अपने घर पे लाया 13 रुपए में, तो हमारी उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 13,000 रुपए। जो आपका पैसा 10,000 रुपए आपने उसको दिया, माल का पैसा दिया, 1,000 रुपए आपने उसका किराया दिया, मजदूरी दी, 2,000 रुपए उसका भाड़ा दिया, इस कदर हमारे पास टोटल माल आया था, वो 13,000 का था। ये है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है हमने उस माल को कितने में खरीदा है, उसे कहते हैं कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट के बाद, अब हम समझते हैं अगला पॉइंट आता है लाभ। कॉस्ट के बाद आता है लाभ। लाभ का बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट।
और इसी के लिए हम अपना बिजनेस करते हैं। प्रॉफिट, आखिर प्रॉफिट होता क्या है? तो देखिएगा, प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट से पहले एक वर्ड और समझ लीजिएगा। प्रॉफिट से पहले हम समझ लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य कहेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती, मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं, जैसे अपन एक एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे 10,000 रुपए की लागत का माल 10% लाभ पर विक्रय किया। हमारे पास में एक वर्ड आता है 10% लाभ पर विक्रय किया। एक और मैं एग्जांपल लिखता हूं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखता है अपन, जैसे 5,000 रुपए का माल 8,000 रुपए में बेचा। हमारे पास दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। प्रश्न हमारा है व्हाट इज सेलिंग प्राइस इन दिस बोथ ट्रांजैक्शन। सेलिंग प्राइस कितना होगा दोनों ट्रांजैक्शन में, सेलिंग प्राइस कितना है? तो हम पहले नीचे वाला समझते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो माल दिया हुआ है 5,000 रुपए का माल था, हमने बेचा है 8,000 रुपए में, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 8,000। सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 8,000 रुपए। और यहां देखते हैं तो 10,000 की लागत का माल 10% लाभ पर बेचा, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपए। और लाभ, हम छोटी सी कक्षा में थे तब भी हम पढ़ रहे थे, लाभ का मतलब होता है लागत मूल्य से जितना ज्यादा कमाया हमने। लाभ का मतलब ये होता है कि हमने 10,000 का माल था, वो 10% लाभ पर बेचा, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस होगा 11,000 रुपए। हम ये जानते हैं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा वही हमारा प्रॉफिट है। मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस होगा 11,000 रुपए। अगला पॉइंट आता है प्रॉफिट, जिसको लिखते हैं हम लाभ। लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य या हम इसको यूं लिख सकते हैं कि लागत मूल्य से जितना विक्रय मूल्य लागत मूल्य से विक्रय मूल्य जितना, या विक्रय लागत मूल्य से जितना विक्रय मूल्य अधिक होगा वह लाभ कहलाता है। लाभ कहलाता है। जितना आपका कॉस्ट से सेलिंग प्राइस एक्स्ट्रा है वही आपका प्रॉफिट कहलाता है। जैसे हमने पिछले कुछ ट्रांजैक्शन में समझा था कि लागत मूल्य आपका 10,000 था, लाभ 10% था। जैसे दूसरा ट्रांजैक्शन था 5,000 रुपए का माल 8,000 रुपए में बेचा था। जैसे हम इसी ट्रांजैक्शन को फिर से समझते हैं कि 5,000 रुपए का माल 8,000 रुपए में बेचा। 5,000 रुपए का माल 8,000 रुपए में बेचा, मतलब आपकी कॉस्ट है 5,000।
सेलिंग प्राइस है आप हमारे पास में 8,000, तो अपना प्रॉफिट आएगा 3,000 रुपये। प्रॉफिट का मतलब हो गया जो सेलिंग प्राइस से जितना ज्यादा है, कॉस्ट से सेलिंग प्राइस जितनी ज्यादा है उसे कहते हैं हमारा प्रॉफिट। अब इसी के साथ एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट समझते हैं, लॉस, हानि। जस्ट इसका उल्टा है। हानि का मतलब होता है लागत मूल्य विक्रय मूल्य से जितनी अधिक है, जितना अधिक हो वह हानि कहलाएगी। आपकी कॉस्ट से सेलिंग प्राइस जितना कम है, मतलब कहने का तात्पर्य है आपकी कॉस्ट यदि सेलिंग प्राइस से कम है, ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मतलब आपको हानि हो रही है। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे 6,000 रुपए का माल 5,000 रुपए में बेचा, ऐसा कंपनी या कोई भी बिजनेस उस कंडीशन में करती है जब उसके पास एक प्रॉपर गुडविल नहीं होती है। मतलब उस या तो आपका माल सही ढंग से नहीं होगा या मार्केट की स्थिति सही नहीं होगी, लोग आपको कम पसंद करेंगे। उस कंडीशन में हमें ऐसा, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा गुड्स भी होता है जिसको हम स्लो मूविंग गुड्स बोलते हैं। कई ऐसा माल है जो रेगुलर नहीं बिकता है, जो रेगुलर बिक नहीं रहा है, तो उसे हम कम प्राइस में भी बेच लेते हैं। और जब हम कम प्राइस में बेचते हैं तब हमें हानि होती है, लॉस होता है। और उस लॉस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे निकालते हैं। लॉस इक्वल्स टू 6,000 माइनस 5,000 मीन्स वी हैव 1,000 रुपीज इज लॉस। इस कंडीशन में हमें 1,000 रुपए का लॉस हो गया है। एनी डाउट? तो अभी हमने आज की क्लास में क्लियर किए हैं। एक तो एक्सपेंसेस पढ़ा है आपका, सबसे पहले हमने देखा था एक्सपेंसेस, इनकम। एक्सपेंसेस अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं। आपके पास में 3 अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू नेचर। उसके बाद आपकी इनकम आती है, कॉस्ट आता है, कॉस्ट के बाद हमने देखा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बाद में हमारा प्रॉफिट और लॉस। यहाँ तक हमारी क्लास क्लियर रहती है। इसके अलावा आपके पास में बहुत सारे वर्ड है, अभी तो वर्डिंग कुछ स्टार्ट किए हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। एज ए क्लास वर्क इसको कंप्लीट कीजिएगा। और यदि कोई डाउट आता है, यदि कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें जरूर मैसेज